हाँ जी, हम लोग हैं अकाउंट स्पेशल क्लास में। अकाउंट स्पेशल क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी हमें अकाउंटिंग स्टार्ट करने में? आप सभी को पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं वो एक पढ़ते हैं हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एक हमारी पढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि हमारी जो बेसिक और फंडामेंटल अकाउंटिंग होती है वो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो, आप सभी को जानकारी है कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो आप साल के एंड में क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, ठीक है, किसी भी चीज पर या किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी सामान पर फॉर एग्जांपल होने वाले एक्सपेंसेस को टू एक्सपेंसेस के नाम से एंड में रिकॉर्ड करके लिख देते हो। परंतु अगर आपको उन्हीं सामान के बारे में, खर्चों के बारे में जानकारी एट दैट टाइम चाहिए हो, यानी कि इमीडिएट चाहिए हो, किसी चीज का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए इमीडिएट चाहिए हो, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी सहायता नहीं करता। क्योंकि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको तो सिर्फ लास्ट में क्या कर देता है, एक तरह से पोस्टमार्टम करके दे देता है कि किए गए खर्चों को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करके दे देता है, जिससे आप इमीडिएट ना तो टोटल कॉस्ट किसी चीज की पता लगा सकते हो, ना आप पर यूनिट कॉस्ट पता लगा सकते हो। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आपको टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की इमीडिएट पता लगानी हो और पर यूनिट कॉस्ट पता लगानी हो, उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। फॉर एग्जांपल, आपका फर्नीचर का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है भैया? फर्नीचर का बिजनेस है। और आपको फर्नीचर में आज एक बेड किसी का ऑर्डर आया और बेड के बारे में बताना है कि हाँ जी बाबूजी इतने का पड़ेगा। देखो, अगर आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भरोसे रहोगे तो वो तो साल के एंड में आपको बता देगा कि हाँ जी बाबूजी इतने की वुड आई थी, लकड़ी आई थी, इतनी लेबर होगी, इतने का मटेरियल होगा, इतने खर्चे के बाद इतना खर्चा आपका टोटल इसके ऊपर आ गया। तो साल के अंत में बताएगा ना, परंतु बेड की चार्जिंग तो कॉस्ट तो अभी बतानी है ना कस्टमर को। तो उसके लिए आप क्या लेकर आओगे? आप इंट्रोड्यूस करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग को, जो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट पर लगने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको इमीडिएट टोटल करके उसमें आपका डिजायर प्रॉफिट जोड़ के आपकी क्या कर देगा, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में क्या कर देगा, सहायता कर देगा। इसी वजह से हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न, आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान, मेजरमेंट होता है मापना, असरटेनमेंट होता है पता लगाना, कंट्रोल नियंत्रण हो गया, रिडक्शन होता है कम करना, किसकी? ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो आपका भैया कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किससे जुड़ा हुआ है? आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, मेजर करना, मापना, असरटेनमेंट करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, रिडक्शन कम करना। किस चीज को कम करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज को। तो जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किससे जुड़ी हुई है? वो प्रोडक्ट पर लगने वाले जो भी खर्चेज हैं, मटेरियल है, उनकी पहचान करना, उनको मनी में मापना, उस पर नियंत्रण करना और उसको कम करने का प्रयास करना। किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज की जो कॉस्ट आती है उसको कम करने का प्रयास करना, उसको नियंत्रित करना, उसको पहचानना, उसको मापने का प्रयास करना, क्या कहलाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? हमारी इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी? अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, बांटना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, समराइज बैलेंसिंग करते हैं, एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारा क्या होता है, जिसको आप लोग जानते हो मटेरियल के नाम से, आप जानते हैं लेबर के नाम से, और आप जानते हो ओवरहेड या खर्चों के नाम से। ये आपके क्या है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? आर्ट एक कला है, साइंस एक विज्ञान है। किस चीज का? सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। आप लोग सिस्टेमेटिक वे में क्या करते हो? क्लासिफाइंग करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, समराइज करके बैलेंसिंग करते हो, एनालिसिस विश्लेषण करते हो। किस चीज का? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह आएंगे। किस पर्पज से करते हो?
ताकि कोस्ट को असरटेनमेंट किया जा सके सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए। अब आपको किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो आपको उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। दूसरी, अगर आपको लगता है कि भैया कॉस्ट आपकी ज्यादा जा रही है कंपैरिजन टू आपके कंपटीटर, तो कॉस्ट को कम करने के लिए और उस पर नियंत्रित रखने के लिए भी कॉस्ट का पता लगाना पड़ेगा। फिर आपने कॉस्ट ऑडिट करवानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाएगी, कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसके लिए भी आप क्या करते हो, ये सारे के सारे काम करते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी क्या होगी, वो आर्ट एंड साइंस होगी, जिसमें आप सिस्टमैटिक वे से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाइंग करते हो, समराइज करते हो, एनालिसिस करते हो। किसके बारे में एनालिसिस करोगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से संबंधित ये सारे काम करोगे। आप ऊपर के सारे काम किससे संबंधित करोगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से संबंधित करोगे, जिसमें आप क्लासिफिकेशन करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, समराइजिंग करोगे और एनालिसिस करोगे। किस पर्पज से करोगे, ताकि आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए कॉस्ट पता चल सके किसी प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पता लगाने के लिए, और अगर आपकी वो कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसको रिडक्शन और कंट्रोल करने के लिए। तीसरी बात है, कॉस्ट ऑडिट करने के लिए भी आप क्या करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुई, एक प्रोसेस हुई किसकी, अकाउंटिंग की। किसके लिए, फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड और द कमिटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद द कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। तो ये एक प्रक्रिया हुई अकाउंटिंग की, किसके लिए, कॉस्ट के लिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका खर्चा हुआ है या फिर आपका जो अल्टीमेट रिलेशनशिप है कॉस्ट सेंटर के साथ। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किसकी, अकाउंटिंग की, जिसमें कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, जिस पॉइंट पर आपका खर्चा हुआ है, या फिर उसका रिलेशनशिप स्थापित करना अपने कॉस्ट सेंटर के साथ और कॉस्ट यूनिट के साथ। ये कवर करता है प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी आपने प्लान आउट की है उससे होने वाले प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना, स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रिपरेशन करना, कॉस्ट कंट्रोल, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, इन सब काम को कवर अप करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक टूल है किसके हाथों में, मैनेजमेंट के हाथों में, जो आपको प्रोवाइड करता है डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में लगने वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसकी डिटेल कॉस्ट आपको रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बेंच बनाया या टेबल बनाई, तो मैंने कह दिया कि भैया इतने का मटेरियल लगा, इतने की लेबर लगी, इतने के अदर खर्चे लगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई जानकार से हम लोग सामान बनाते हैं, कहता है ये देख इतने का मटेरियल आया, ये लेबर वाले को दिए हैं, ये फलाना क्या। देखो देखो मैंने सिर्फ क्या किया, अपने 100 रुपए प्रॉफिट के जोड़े हैं, तभी करके देखो इतने में सामान तैयार करके दिया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, आपको डिटेल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है किसी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट सो एज टू फिक्स द सेलिंग प्राइस एंड अकम्प्लिश द वेरियस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर शामिल किया जाता है क्लासिफिकेशन होता है बांटना, एनालिसिस विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन होता है कि उसकी व्याख्या करना, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा कॉस्ट का उसको एक्सप्लेन करना, किसको, रिलेटेड पार्टीज को, ताकि वो क्या कर सके, फिक्स करके सेलिंग प्राइस और अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है कॉस्ट इंफॉर्मेशन की in a well desired manner in consequence for well laid down principles and hypotheses including presentation and ascertainment of cost ingredients so as to fix the selling price of the product and the thereby control the cost element। तो cost element cost accounting अपने आप में क्या है, एक वैज्ञानिक प्रेजेंटेशन है, सिस्टमैटिक होता है तरीके से। तो एक वैज्ञानिक यानी कॉस्ट इंफॉर्मेशन को साइंटिफिकली प्रेजेंट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे खर्चे को भी प्रेजेंट करते हैं। तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक वे में और सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को और हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं, जो किससे संबंधित होते हैं, क्या असरटेन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स यानी कॉस्ट में जो जो भी आइटम या क्या बोलते हैं उसको एलिमेंट्स आए हैं उन सबकी कॉस्ट के बारे में पता लगाते हैं। क्यों पता लगाते हैं, हमें क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स करना होता है और कॉस्ट को क्या करना होता है,
कंट्रोल भी तो करना होता है। अब आपसे मैं कह दूं कि हाँ जी आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, संगीता का, नेहा, आप लोगों का कोई बिजनेस है, ठीक है, मैंने कहा कि हाँ जी ये कितने की आपको भी चाहिए, तो पता नहीं, ये तो बाबूजी से पूछना पड़ेगा। फिर ठीक है बाबूजी यहाँ पे हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाओगे, हाँ यार इतने का मटेरियल लगा, इतने की लेबर लगी, इतने के ओवरहेड लगे, इतना मेरा प्रॉफिट जोड़ देता हूँ, फिर आप बताते हो कि हाँ जी इतने पड़ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। ये अपन ने पढ़ा कि साइंस और आर्ट दोनों ही है, ठीक है। कॉस्टिंग को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है और प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन टू वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम हैंडल बाय फॉलोइंग दीस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। कहता है कि कॉस्टिंग आपकी क्या है, साइंस क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये फॉलो करती है वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को और रियल टाइम सिचुएशंस में आने वाली हर्डल और जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अपनी एबिलिटी और एक्सपीरियंस से एक मैनेजर या कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेक्स इट आर्ट। अपन ने पढ़ा है साइंस क्या है, साइंस का मतलब क्या है कि रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब जब इन चीजों को आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हो वो आर्ट कहलाता है। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या किया था, काम किया है। रूल के मुताबिक ही आप अकाउंट्स करते हो, पोस्ट अकाउंटिंग भी उसी बिहाफ पर करोगे और आपकी जो रियल टाइम वेरियस प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट की, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हो किसके द्वारा, अपनी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के द्वारा। अब आपके जो ये प्रिंसिपल्स थे, जो रूल थे, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने आपकी जो हर्डल और प्रॉब्लम्स आई थी उसी को सॉर्ट आउट किया। इसी वजह से कॉस्टिंग क्या है, एक आर्ट है। तो इन नटशेल हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को सिंपली क्या कह सकते हैं, या फिर कॉस्टिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर cost by means of classification, recording, appropriate allocation of various types of cost, material, labor, overhead, for the determination of total cost of the product or services with reasonable degree of accuracy so as to fix the selling price of the product services and reduce the cost control, reduce and control the cost। तो कहता है कि अगर नटशेल में हम लोग कंक्लूजन के तौर पर कहें कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो आपकी कॉस्ट को क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपकी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट को बांटता है। क्यों बांटता है, इसके अंदर आप डिसाइड करते हो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से डिसाइड करते हो। अब टोटल कॉस्ट पता लगाकर आप क्या पता लगाओगे, आप सेलिंग प्राइस पता लगाओगे किसका, प्रोडक्ट और सर्विसेज का। सेलिंग प्राइस पता लगाकर आप अपनी कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है तो उसको रिड्यूस करने का प्रयास करोगे और अपनी कॉस्ट पर क्या करोगे, कंट्रोल करो। हाँ जी, अब बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग आपको परफेक्टली समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, कहता है फर्दर मोर इट इज नॉट वर्थी टू मेंशन हियर दैट कॉस्टिंग इज ए मेजरमेंट in precise monetary terms, actual or notional, of the amount of resources input used for some purpose। देखो आपने किसी पर्पस से इनपुट यूज किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका कोई भी काम करवाते हैं, अगर आपने किसी कोई भी काम करवाना है तो आप पहले एक आदमी से एस्टीमेट बनाते हैं कि भाई साहब आप अपना एस्टीमेट बना के दे दो। एस्टीमेट में वो उसको पढ़ने वाली हर तरह की कॉस्ट को शामिल कर लेता है, चाहे प्रोडक्ट हो कोई, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, किसी भी तरह से, और अपना वो प्रॉफिट शामिल करते हुए आपको बता देता है। तो कॉस्टिंग के अंदर आप क्या करते हो, चाहे एक्चुअल हो चाहे संभावित हो, ठीक है, आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो मॉनेटरी टर्म में, किसी चीज की, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए गए इनपुट हैं, जो इनपुट क्या हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हो सकते हैं, इनकी आप लोग एक्चुअल और संभावित कॉस्ट को मेजर करते हो, किसमें, मॉनेटरी टर्म में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हो गया, come into existence due to the limitations and shortcoming of the financial accounting। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का उदय क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग था भैया, उसके अंदर शॉर्ट कमिंग थी, कुछ कमियां थी। इस कमियों को दूर करने के लिए आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाया। कमियां क्या थी, मैंने आपको ऊपर बताया था। ये क्या है, वेल डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ
Foresight based upon evaluation and analysis, not just a post-mortem examination of event like financial accounting. देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले इवेंट हो जाती है, पहले कोई भी खर्चा या इनकम हो जाती है, फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो एक तरह का जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या करता है, वो पोस्टमार्टम करता है, हुए काम का पोस्टमार्टम करता है। तो आपका जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये वेल डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ फोरसाइट बेस्ड अपॉन इवैल्यूएशन और एनालिसिस पर बेस्ड है। ये नॉट ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह। ये लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है और एक्सेलरेट कर देता है एक्टिविटीज को और रिड्यूस कर देता है एलिमिटिंग वेस्टेज को कम करने में काम आता है। देखो किसी भी चीज का आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके अंदर एक टर्म पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले आप उसके बारे में एक अंदाजा बना लोगे और वास्तव में उस काम को जब करोगे तो उसमें कितना आपका खर्चा आता है उसकी कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड के साथ। अगर वो उससे कम आई तो बेटर है, अगर उससे ज्यादा आई तो किस तरीके से ज्यादा आई आप उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में क्या होगी, आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। किसके ऑब्जेक्टिव से, कॉस्ट को असरटेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, ताकि हेल्प करे मैनेजमेंट की वो बिजनेस डिसीजन लेने में उसकी सहायता करे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गई आपकी, आर्ट और साइंस हो गई। किस चीज का आर्ट और साइंस, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का। ठीक है, समराइजिंग एनालाइजिंग किस चीज का करना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आए थे, किस ऑब्जेक्टिव से करने हैं, ताकि कॉस्ट को असरटेन कर सको, कंट्रोल कर सको, कॉस्ट को रिडक्शन कर सको। ठीक है, जो क्या करेगा, आपकी मैनेजमेंट की सहायता करेगा क्या करने में, बिजनेस डिसीजन लेने में। यहाँ फर्दर हम लोग कह सकते हैं कि भैया किस लिए करना है, आपने टोटल कॉस्ट पता लगानी है, टोटल कॉस्ट के बिहाफ पर आप क्या डिसाइड करोगे, आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। ये सारे डिसीजन लेने में आपकी सहायता करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो CIMA के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जो असरटेन करती है, कॉस्ट का पता लगाती है किसकी, प्रोडक्ट की, ताकि आप क्या फिक्स कर सको, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स कर सको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करती है, रिकॉर्ड करती है, प्रॉपर एलोकेशन करती है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्या करने के लिए, टोटल कॉस्ट पता लगाने के लिए। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, सेलिंग प्राइस फिक्स कर सको, इसको आप लोग कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग क्या होगी, जिस चीज के पीछे ING लग जाता है, जिस भी चीज के पीछे ING लग जाता है वो एक प्रोसेस हो जाती है। तो कॉस्टिंग अपने आप में क्या होगी, वो प्रोसेस जो सिस्टमेटिक तौर पर क्लासिफाई करती है चीजों को, रिकॉर्ड करती है, प्रॉपरली एलोकेट करती है, बांटती है किस चीज को, वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। किस लिए बांटेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्राइस पता लगाई जा सके, जिस भी पर आप क्या फिक्स करोगे, सेलिंग प्राइस फिक्स करोगे। अब अकाउंटेंसी आ गई। अकाउंटेंसी क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, मेथड है, टेक्निक है, किस चीज के लिए बनाया आपने, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड और टेक्निक यूज की है, उसके एप्लीकेशन को आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हो गया, एप्लीकेशन होता है प्रयोग, किसका प्रयोग करना है भैया, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, मेथड है, टेक्निक है, आपने वो क्यों यूज किए हैं, कंट्रोल करने के लिए। किस चीज का कंट्रोल करना है, कॉस्ट का, और क्या पता लगाना है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना है। तो आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को सर्टेन करने के लिए कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल और मेथड और टेक्निक है, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग क्या कहते हो, अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक थी आपकी नॉर्मल बातचीत। यहाँ से आपकी याद रखने वाली बातचीत शुरू होगी। कहता है कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड। अब कौन कौन सी कंपनी जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है, कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल। भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, किसके मुताबिक, ऑडिट रूल के मुताबिक। तो सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रीड विद कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। कंपनी ऐसी कंपनी जो किस चीज के प्रोडक्शन में लगी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो कहाँ स्पेसिफाई की है, टेबल ए में स्पेसिफाई की गई है, रेगुलेटेड सेक्टर एंड टेबल बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है, जिनकी एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है।
फाइनेंशियल ईयर में, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है। अब पेपर में सवाल आएगा कि रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में लगी कौन सी कंपनी, कितने टर्नओवर वाली कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है, तो आप कहेंगे ऐसी कंपनी जिसकी एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड विद द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 के मुताबिक टेबल ए रेगुलेटेड सेक्टर, टेबल बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आने वाली हर वो कंपनी जिसकी टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको क्या करने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी होंगे। अगला सवाल, कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव कॉस्ट ऑडिट। देखो ऊपर वाला क्या था, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना था। अब किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है, किसके मुताबिक, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स के मुताबिक। ये भी वही कहता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, बात सारी ऊपर की सेम कहेगा कि सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रीड विद द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 के मुताबिक कंपनी किसमें लगी है, जो ऐसे प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो टेबल ए के रेगुलेटेड सेक्टर, टेबल बी के नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है, जिनकी एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, एंड 100 करोड़ और मोर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 50 करोड़ और मोर एंड 100 करोड़ और मोर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 50 करोड़ तो रेगुलेटेड सेक्टर के लिए हो गया और 100 करोड़ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए हो गया, उनको कॉस्ट ऑडिट करवानी जरूरी है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई होगी। देखो सवाल नंबर 1 था किनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ऐसी कंपनी दोनों केस में रेगुलेटेड हो नॉन रेगुलेटेड हो जिनकी एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। दूसरा सवाल था कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है, जो टेबल ए में आती है रेगुलेटेड वाली, ठीक है, उसके लिए 50 करोड़ और मोर, जो टेबल बी में आती है नॉन रेगुलेटेड वाली, उसमें 100 करोड़, दोनों के केस में और मोर आ जाएगा। ये 2 सवाल थे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सबके लिए दोनों के लिए सेक्शन एक है 148 कंपनी एक्ट 2013, और अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड का सेक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड का रूल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कंपनी रूल 2014। बस इतनी बात याद करनी है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किसको करना है, जिसके टर्नओवर 35 करोड़ है और उससे ज्यादा है, टेबल ए में रेगुलेटेड सेक्टर आता है, टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर आता है। और कॉस्ट ऑडिट किसको करवाना है, कॉस्ट ऑडिट उसको करवाना है जो टेबल ए में रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 50 करोड़ और मोर, टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर आता है तो 100 करोड़ और मोर, जिसकी टर्नओवर इतनी इतनी है, आपको कॉस्ट रिकॉर्डिंग करवा लेना है, ठीक है। ओके, अब आगे कहता ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट as defined under section 228 of the company act 2013 can be appointed as cost auditor। cost auditor किसको नियुक्त किया जा सकता है, सिर्फ cost accountant को ही कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 228 के मुताबिक cost auditor नियुक्त किया जा सकता है। अब cost auditor बन कौन सकता है, ऐसा cost accountant जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो अंडर सेक्शन 61 ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स एक्ट 99 एंड इज इन होल टाइम प्रैक्टिसेस हो। कॉस्ट अकाउंटेंट में क्या क्या आ सकता है, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट आ सकती है, एलएलपी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि कौन कॉस्ट ऑडिटर कौन बनेगा, पहला सवाल, कॉस्ट ऑडिटर बनेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कैसा कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसा कॉस्ट अकाउंटेंट जो इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो अंडर सेक्शन 61 ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959, यानी कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के सेक्शन 61 के तहत उसके पास प्रैक्टिस का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो होल टाइम प्रैक्टिस पे होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कौन कौन बन सकता है, इंडिविजुअल तो बनेगा ही बनेगा, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट भी कॉस्ट ऑडिटर बन सकती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन हो सकता है, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, एलएलपी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है,
ठीक है, अब जो कोस्ट ऑडिटर बनने का मामला है वो कहाँ बताया गया है, वो बताया गया है आपके कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 228 में। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ सकता है कि कोस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, तो आप लोग कहेंगे कोस्ट अकाउंटेंट बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कहाँ जानकारी दी गई है, तो सेक्शन 228 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब कोस्ट अकाउंटेंट कैसा, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जो कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 61 ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के तहत। अब कौन आदमी कोस्ट अकाउंटेंट नहीं बन सकता, सॉरी कोस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, कोस्ट ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, एक बॉडी कॉर्पोरेट कोस्ट अकाउंटेंट कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, ऑफिसर ऑफ द कंपनी आपका कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सीधी सी बात है, जो पार्टनर है और कंपनी का एम्प्लॉय है वो आपका कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। एक ऐसा आदमी जो कर्जे में कंपनी के उसने 5 लाख या उससे ज्यादा रुपए देने हैं, तो वो आदमी क्या हो सकता है, ए पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट। ठीक है, ऐसा आदमी जिसने 5 लाख तक का कर्जा दिया है कंपनी को, ठीक है, तो वो आदमी क्या नहीं हो सकता, आपका कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन आदमी कोस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, तो आप लोग कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, एक ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक पार्टनर ऑफ द कंपनी, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर है या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है वो भी नहीं हो सकता, और एक ऐसा आदमी जिसने कंपनी को क्या दे रखा है, कितने रुपए, 5 लाख रुपए तक का क्या दे रखा है, कर्जा दे रखा है, वो भी क्या नहीं हो सकता। ठीक है, हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, कंपनी को जिसने ऋणी बना रखा है 5 लाख रुपए तक का, वो भी क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। तो एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक, कंपनीज कोस्ट कोड ऑडिट रूल 2014 के मुताबिक, कोस्ट ऑडिटर इन ए कंपनी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोस्ट ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी में कौन करता है, तो आप लोग कह देंगे भैया कोस्ट ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, किसकी रिकमेंड करते हैं, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर करते हैं। ये कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में लिखा। अब कोस्टिंग अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कोस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो आपको कोस्ट को कंप्यूट करना, पता लगाना है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर सको। अगली बात, फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना है। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द कॉस्ट विद इन द बजटरी कांस्टेंट। अब बजटरी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर एक बात सोच लो कि भैया ना आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था या फिर बजट डिसाइड किया था, देखो हमारा ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, देखो इसके बीच में रहेगा मामला तो बेटर है। ठीक है, तो आपने कोस्ट कंट्रोल द कॉस्ट विद द बजटरी कांस्टेंट, ये बजटरी कांस्टेंट हो गए किस्म के आपके, व्हिच द मैनेजमेंट हैज सेट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने मिनिमम खर्चा इतना और मैक्सिमम इतना डिसाइड कर दिया, अगर इनके बीच में रहेगा तो हमारा कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है, इनके बीच में रहेगा तभी क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा। थर्ड है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना। The third objective of cost accounting is to reduce cost on project and process. Reduction in cost का मतलब क्या है कि more profits since the margin will naturally increase। देखो cost जितनी कम होगी, ठीक है, तो उतना ही हमारा मार्जिन क्या होगा, नेचुरली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, जिसको आप लोग एरिया बोलते हो। वही बात है, असर्टेनमेंट एंड डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना, कंट्रोल करना, कॉस्ट ऑडिट करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट कटिंग करना, कॉस्ट प्रूनिंग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, मैनेजरियल डिसीजन, इसके बाद आप सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना हो सकता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज करना हो सकता है, सेल्स मिक्स डिटरमाइन करना हो सकता है कि आपने नई मार्केट में एंटर करना है या नहीं, ये सब बातें डिसाइड करना किसके दायरे में आता है, कोस्ट अकाउंटिंग के दायरे में आता है। कॉस्ट को असरटेन करना, कंट्रोल करना, रिडक्शन करना, ठीक है, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट करना, ठीक है, ये डिसीजन लेना कि भैया आपने नई मार्केट में एंटर करना है या नहीं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, सारी बातें किसके दायरे में आती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के दायरे में आती है।
अब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? वही पहला असरटेनमेंट एंड डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वही सेकंड कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। भैया बिजनेस की जितनी भी पॉलिसीज है उसको फॉर्मुलेट करने का काम का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। फिर अगला है टू हेल्प इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन लेने में आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सहायता करती है। फिर आता है कि अचीव ओवरऑल एफिशिएंसी को अचीव करना बिजनेस की। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज है उसका फुली यूटिलाइजेशन करना जहां तक मैक्सिमम हो सकता है। फिर आता है कॉस्ट कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है, हेल्प करना मैनेजमेंट की फ्यूचर एक्सपेंशन विस्तार करने में और डाइवर्सिफिकेशन। देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप सेम फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने फील्ड से हटके कोई काम करना चाह रहे हो, तो उस समय आपकी हेल्प कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। फिर क्या कहता है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फिक्सेशन ऑफ बजट व्हिच हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। भी आपको आपका बजट फिक्स करने में आपकी सहायता करता है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आपको एड का मतलब होता है सहायता, किसके लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए। आपको इंटरनली सिस्टम को कंट्रोल करना हो, ऑडिट करनी हो, उसके में आपकी सहायता करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने बेसिस पर कंट्रोल करना हो, स्क्रैप पर कंट्रोल करना हो, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और मटेरियल पर कंट्रोल करना हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना हो, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय डिस्क्लोजिंग वीक एरियाज, भाई आपके वो एरिया जो आपका खर्चा ज्यादा करवा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी कम दे रहे हैं उनको डिस्क्लोज करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे, तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डाटा फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपको प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए डाटा कौन प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि कई तरह के मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए आपका कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, आपको डाटा प्रोवाइड करता है। चलिए जी यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे।